सभी जुड़ने वाले लोगों को हार्दिक अभिवादन। आज हम मनोदशा और घटनाएँ विषय पर सम्मेलन का अध्ययन करेंगे, जिसका उद्देश्य है कि हम अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण पाना सीखें। हम इस छोटी बातचीत के माध्यम से ये भी सीखेंगे कि आंतरिक अवस्थाओं और घटनाओं को कैसे मिलाकर सचेत रूप से जीना सीखा जा सकता। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मनोदशा क्या है, घटना क्या है, उनकी विभिन्न संयोजन क्या हैं, और हम यह भी सीखेंगे कि चेतना भावनात्मक पक्ष को कैसे संभालना सीखे। इस विषय का बेहतर अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में विभिन्न प्रकार के विरोधाभास होते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि खुशी जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं या बाहरी परिस्थितियों में छुपी होती है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग पैसे कमाने, प्रतिष्ठा पाने, पढ़ाई करने, यात्रा करने आदि को लेकर चिंतित रहते हैं और वे सोचते हैं कि इन्हीं में खुशी है। हालांकि समय के साथ खुद जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी हमेशा बाहरी चीज़ों में नहीं होती। हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वे बीमारी से पीड़ित होते हैं, भयानक रूप से कष्ट झेलते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वे कहीं अधिक खुश रह सकते हैं। इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसा है, वह दुखी ही होगा, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो बाहर से मिलती है। खुशी का मतलब सिर्फ़ कार या घर खरीद लेना नहीं है, बल्कि खुशी एक चेतना की अवस्था है, और इसी वजह से जीवन में इतने सारे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज हम यह अध्ययन करना चाहते हैं कि अवस्थाएँ क्या होती हैं और विभिन्न घटनाएँ क्या होती हैं, ताकि हम अपनी भावनात्मक स्थिति पर अधिक ध्यान देना शुरू करें। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी भौतिक चीज़ें ना हों, ना ही बहुत पैसा हो, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक स्थिति को सही बनाए रखें, तो हम वह अनुभव करना शुरू कर सकते हैं जिसे सच्चा सुख कहा जाता है। इस सोच की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाहरी घटनाएँ क्या होती हैं। घटना वह बाहरी घटना है जो वास्तव में अक्सर हमारे अपने जीवन में घटित होती है। उदाहरण के लिए एक घटना वह क्षण हो सकता है जब हम स्नातक होते हैं, वह दिन जब हम शादी करते हैं, या फिर कोई असुविधाजनक स्थिति, जैसे जब हमें नौकरी से निकाल दिया गया हो, या जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों जिसने बाद में हमें धोखा दिया या हमारा कुछ चुरा लिया। तो ये सब अलग-अलग घटनाएँ हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि जीवन केवल इन घटनाओं को जीने पर ही आधारित है, लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल घटनाएँ ही नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी की दूसरी आधी फ़िल्म भी होती है, जो हैं हमारे अलग-अलग अवस्थाएँ। जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं, तो हम मानसिक या भावनात्मक हिस्से की ओर इशारा करते हैं। बाहर जो भी हम कुछ करते हैं, चाहे वह उठना हो, दाँत साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो या दोपहर का भोजन करना हो, बाहर की कोई भी स्थिति जिसे हम करते हैं, उसे घटना कहा जाता है। अब चलिए फ़िल्म के दूसरे हिस्से का अध्ययन शुरू करते हैं। हम यह जानना शुरू करेंगे कि अवस्था क्या है। मनोदशा वह मानसिक स्थिति है जो किसी घटना के सामने हमारी होती है। ये स्थिति भावनात्मक पक्ष से जुड़ी होती है। जब हम शादी करने वाले थे, उस खास पल में हम वास्तव में कैसा महसूस कर रहे थे? क्या हम दुखी थे? क्या हम घबराए हुए थे? क्या हम बेचैन थे? यही अवस्थाएँ हैं। जब अचानक हमें कोई खेल खेलने के लिए बुलाता है, तो उस समय हम खुद को कैसे पाते हैं? क्या हमारे अंदर गुस्सा है? क्या हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा है? या हमारे अंदर हीनता की भावना है? यही अलग-अलग मनोभावनाएँ होती हैं। जब हम दोपहर का भोजन करने या खाना खाने जा रहे होते हैं, तो उस समय हमारा मनोभाव कैसा होता है? क्या हमारे मन में कोई चिंता है? क्या हमारे अंदर नफ़रत की भावना है? क्या हमारे अंदर कोई जल्दीबाज़ी है? हम आम तौर पर इन मनोभावनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी न किसी रूप में यही वे चीज़ें हैं जो यह तय करती हैं कि घटनाएँ सफल होंगी या नहीं। आत्मा की अवस्थाएँ, हमारा मनोभाव, यही वह चीज़ है जो खुशी पैदा करती है, और इसी कारण आज हम इन विषयों के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि हम विभिन्न घटनाओं के सामने हमेशा सही मनोभाव रखना सीख सकें।
हमें समझना चाहिए कि इस समय हमारी भावनात्मक स्थिति, जो कि हमारे मनोभावों से जुड़ी होती है, वह अहंकार द्वारा नियंत्रित होती है, हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों द्वारा नियंत्रित होती है, न कि चेतना द्वारा। इस समय हमारे पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन इस छोटी-सी चर्चा के माध्यम से हम सीखेंगे कि उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए। आइए देखें कि वर्तमान में हमारे मनोभावों के साथ क्या हो रहा है। अक्सर हमारा आंतरिक स्थिति घटना के अनुरूप हो सकती है, लेकिन यह एक असंतुलित अवस्था या प्रक्रिया के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए, हम दुखद घटनाएं देखते हैं, जैसे कि कोई अंतिम संस्कार, और व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और रोने लगता है, यहाँ तक कि बेहोश भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति दुखी महसूस कर सकता है, लेकिन वह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा बहाव में छोड़ देता है। या उदाहरण के लिए, किसी को किसी जश्न में बुलाया जाता है और वह व्यक्ति माहौल शराब के प्रभाव में बह जाता है और अंत में अपना नियंत्रण खो बैठता है, खुद को हास्यास्पद बना लेता है। हम तब समझते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को फुटबॉल मैच या किसी खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह व्यक्ति जुनून में इतना बह जाता है कि वह जुनूनी हो जाता है। वह इस हद तक पहुँच जाता है कि आखिरकार दूसरों के साथ बहस या झगड़ा कर बैठता है। तो क्या होता है? व्यक्ति खुद को अंधभक्ति की अधिकता में बह जाने देता है, और इसी को हम नियंत्रणहीनता की स्थिति कहते हैं। लेकिन केवल ऐसे ही मामले नहीं होते, ऐसी और भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ व्यक्ति का मनोदशा उस घटना से मेल नहीं खाती जो वास्तव में घट रही है। उदाहरण के लिए, हमें किसी अंतिम संस्कार में बुलाया जाता है और हम वहाँ मज़ाक कर रहे होते हैं या मुस्कुरा रहे होते हैं, जो दूसरों को असहज कर सकता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारी भावनात्मक स्थिति, एक तरह से कहें तो, अनुचित है या उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। या उदाहरण के लिए, हम किसी परीक्षा या साक्षात्कार देने वाले हैं और हम अत्यधिक घबराए हुए हैं, जबकि वास्तव में हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए ताकि हम सबसे अच्छे निर्णय ले सकें। उस समय हमारे पास उपयुक्त भावनात्मक स्थिति नहीं होती और घबराहट हमारे साथ धोखा कर सकती है, जिससे हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। ऐसे लोग होते हैं जो, उदाहरण के लिए, जब वे किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो उनका मूड सही नहीं होता, वे इतने घबराए हुए होते हैं कि बोलना तक भूल जाते हैं, या फिर हम कुछ असावधानीपूर्ण बातें कह देते हैं। तो देखिए, यही हमारे अपने दोष बन जाते हैं। कुछ और मौके भी होते हैं जब हमारा मूड घटनाओं के कारण बनता है। कारण ये हमें ये समझने की अनुमति देता है कि हम अपने अहंकार की कठपुतली हैं। उदाहरण के लिए, अगर कहीं ट्रैफिक जाम है तो उस समय हमारा मूड अचानक बदल जाता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमें देर हो रही है और हम ऐसी परिस्थितियों में भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। अगर उदाहरण के लिए कोई हमें नमस्ते नहीं करता, तो इतनी साधारण सी स्थिति भी हमें गलत मनःस्थिति में ले जाती है, जैसे कि उदासी, चिंता या निराशा में। तो देखिए, अहंकार हमें कितनी आसानी से नियंत्रित कर लेता है। कई बार चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब हमें हमारा उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, तो हमारा मूड तुरंत बदल जाता है और हम खुद को बाहरी परिस्थितियों के बहाव में बहने देते हैं। और कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ज़्यादा क्रूर होते हैं, जब कुछ घटनाएँ ऐसे हालात पैदा कर देती हैं। तो कोई बाहरी घटना कुछ भयानक चीज़ का कारण बन सकती है, जैसे कि आत्महत्या या नशे की लत में पड़ना या डिप्रेशन में चले जाना वगैरह। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भावनात्मक पक्ष पर काबू पाना सीखें। हमें उन गलत संयोजनों को छोड़ देना चाहिए जो अभी स्वचालित रूप से प्रकट होते हैं, और अपनी चेतना को यह अनुमति देनी चाहिए कि वही हमारे भावनात्मक केंद्र को सक्रिय और निर्देशित करे। यही इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। भावनात्मक पक्ष पर काबू पाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम नियंत्रण क्या है, यह सीखें। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी चेतना सक्रिय होती है और अपनी इच्छा से भावनात्मक पक्ष पर हावी हो जाती है। तो जब आपको किसी सम्मेलन में एकाग्र रहने का मन बनाना हो,
तो आप ऐसा कर पाएंगे। जब आपको कोई साक्षात्कार देना हो, तो आपके पास वह मानसिक स्थिति होगी जो आपको उस साक्षात्कार को सबसे अच्छे तरीके से देने में सक्षम बनाएगी। जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो आपके पास उस पल को और भी सुखद और खुशहाल बनाने के लिए सही मनोदशा होगी। इसीलिए आज हम नियंत्रण के बारे में थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे। नियंत्रण केवल तभी संभव है जब हम आत्मनिरीक्षण में रहें और गलत मनोदशाओं को हटाना शुरू करें। जब हम गलत मनोदशाओं को हटाना शुरू करते हैं और वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं, तो हमारी चेतना प्रकट होने लगेगी और भावनात्मक हिस्से पर हावी होने लगेगी। तो चलिए अब इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। कैसे चेतना सक्रिय हो सकती है ताकि हम भावनात्मक हिस्से पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकें। आइए इन चरणों का पालन करें। यही वह अभ्यास है जिसे हम आज समझाने जा रहे हैं। अगर हम भावनात्मक हिस्से पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी चेतना को सचेत रूप से सक्रिय करना होगा। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि चेतना कैसे सक्रिय होती है, चेतना तब सक्रिय होती है जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, जब हम अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित करते हैं। एक बार जब हम अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित कर लेते हैं और यहाँ और अभी में जीना शुरू कर देते हैं, तो हम यह विश्लेषण करेंगे कि वह कौन सा घटना है जिसे मैं जीने जा रहा हूँ। यह कई बार मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन हमेशा हमें खुद को एक झटका देना चाहिए। वह कौन सा घटना है जिसे मैं जीने जा रहा हूँ? आइए कोई उदाहरण लेते हैं। घटना यह है कि हम अपने साथी के साथ घर पर दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं। तो बैठने से पहले व्यक्ति को खुद का निरीक्षण करना चाहिए और कहना चाहिए, मेरा घटना अपने साथी के साथ दोपहर का भोजन करना है। एक बार जब मुझे स्पष्ट हो जाता है कि घटना क्या है, तो हम अगले चरण पर जाते हैं, जो यह विश्लेषण करना है कि उस समय मुझे कौन सी उपयुक्त स्थिति रखनी चाहिए। फिर मैं बैठता हूँ और यह विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ कि उस मुलाकात में मुझे भावनात्मक रूप से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तब मुझे एहसास होता है कि मुझे सतर्क रहना चाहिए, बातचीत करने और दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उस समय कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसमें बहना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, अगर उस क्षण हम घटना को उस मनस्थिति के साथ सही ढंग से जोड़ने में सफल हो जाते हैं जिसे हमने विश्लेषण किया है कि हमें रखना चाहिए, तो हम अपने ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे। वह नियंत्रण केवल मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से आएगा। तो जब हम डिनर कर रहे होते हैं, मान लीजिए वह किसी बात पर शिकायत करती है, उस समय हम आत्म अवलोकन करते हैं, हमें अचानक वह नकारात्मक भावना दिखाई देती है जिसे हम बदलना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसे खत्म कर देते हैं। कैसे? हम मानसिक रूप से यह प्रार्थना करते हैं, दिव्य माता मुझे यह भावना समाप्त कर दो, और मैं फिर से उसी क्षण लौटता हूँ और फिर से अपने मूड में ऊर्जा भरता हूँ। अचानक मैं देखता हूँ कि वह डिनर के दौरान मोबाइल निकालती है। ये मुझे असहज करता है, लेकिन मैं खुद का निरीक्षण करता हूँ, उस असहजता को देखता हूँ और फिर से उसे समाप्त कर देता हूँ। माँ, उस अहंकार को मार दो, और मैं अपने मूड को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। अचानक वह कुछ खाना नहीं चाहती और उस पल ये बात मुझे परेशान करती है। तब मैं खुद को जज करता हूँ, खुद का निरीक्षण करता हूँ, उस भावना को समाप्त करता हूँ। माँ, उस अहंकार को मार दो, और अपने मूड को बनाए रखता हूँ। तो नियंत्रण तभी संभव है जब हम शुरुआत से अंत तक अपने मूड को बनाए रखने में सफल हों। तो आप देख सकते हैं कि यही वह जादुई फॉर्मूला है जिससे हम मनस्थितियों और घटनाओं को जोड़ सकते हैं। मैं आपको चरणों की याद दिलाता हूँ। पहले स्वयं का निरीक्षण करें ताकि आप यहाँ और अभी में जी सकें और जल्दी पहचानें कि कौन-सी घटना घटने वाली है। फिर अपनी मनोदशा देखें, क्योंकि कभी-कभी आपकी भावनात्मक स्थिति उपयुक्त नहीं होती। ऐसे में आप कह सकते हैं, दिव्य माता, इस मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त करो। फिर सही मनोदशा अपनाएँ और उसे मनोवैज्ञानिक मृत्यु की साधना से बनाए रखें। इस तरह हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना शुरू करेंगे। उस समय, या अगर हम इस चर्चा का अभ्यास करते रहते हैं, तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि इसके बाद मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ, मैं बर्तन साफ करने जा रहा हूँ, तो यह एक और घटना है। फिर मैं वापस आता हूँ, वही अभ्यास करता हूँ, खुद को देखता हूँ घटना क्या है, बर्तन धोना, उसमें सही मनोदशा डालता हूँ। एहसास होता है कि आलस सा आ रहा है तो हटा देता हूँ। हे भगवान, इस मैं को खत्म कर दो।
मैं उस गतिविधि के लिए सही मनोदशा डालता हूँ और शुरू करता हूँ, अपने दोष मिटाना शुरू करता हूँ, उसी समय और बर्तन दे दिए जाते हैं, नापसंदगी होती है, हे भगवान, इस मैं को खत्म कर दो और उसी मनोदशा में बढ़ता हूँ। फिर से कुछ उभर आता है, हे भगवान, इस विचार को खत्म कर दो, इस भावना को खत्म कर दो, इस याद को खत्म कर दो। इस तरह मैं अपनी आंतरिक अवस्थाओं को मिटाना शुरू करता हूँ और नियंत्रण हासिल करता हूँ। अगर हम यह अभ्यास हर गतिविधि में करें, जब हम काम पर जाते हैं, खेलते हैं या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपनी चेतना को भावनात्मक हिस्से पर नियंत्रण करने देंगे। तब हम सचेत रूप से जीना शुरू करेंगे। यही इस छोटी सी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम किसी भी समय भावनात्मक नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि खतरनाक परिस्थितियों में भी, जहाँ हमें अधिकतम एकाग्रता या अधिकतम सतर्कता की जरूरत होती है, हम इस जादुई सूत्र को लागू कर सकते हैं और हमें यह एहसास होगा कि वर्तमान क्षण में स्थिर चेतना कैसे भावनात्मक हिस्से पर हावी होने लगती है। आइए अब इस छोटी सी बातचीत के एक और अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसे गलत अवस्थाएं कहा जाता है। इस अध्याय को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बात का विश्लेषण करना चाहिए। हमारी जो भावनात्मक स्थिति होती है, वह एक चुंबक की तरह काम करती है, जो विभिन्न प्रकार की घटनाओं को आकर्षित करती है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं भावनात्मक रूप से दुखी हूँ या मैं निराश हूँ, तो मेरी यह भावना अंततः ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेगी, जिससे मैं लगातार खुद को और भी अधिक दुखी महसूस करता रहूँ, जिससे मैं लगातार उदास बना रहूँ। अगर मेरी भावनात्मक स्थिति गुस्से या चिड़चिड़ेपन की है, यही मेरा मूड है, तो मैं अक्सर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करूँगा, जिनमें मेरे साथ ऐसी घटनाएँ होंगी, जिससे मेरा गुस्सा या चिड़चिड़ापन और भी बाहर आता रहेगा। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जो मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। सड़क पर चीज़ें मेरी इच्छा अनुसार नहीं होती, जाम का सामना करना पड़ता है, मुझ पर चालान लग सकता है। तो बिना जाने-समझे मैं अपनी भावनाओं के कारण अपने जीवन में बहुत नकारात्मक चीज़ें आकर्षित कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो निराशा, अकेलेपन या हताशा की स्थिति में रहता है, वह क्या आकर्षित कर सकता है? तो इंसान बहुत नकारात्मक चीज़ें आकर्षित करने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर न रखें और ख़ास तौर पर हमें उन भावनाओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, जो बहुत बल्कि बेहद गलत हैं। उदाहरण के लिए हम निराशावाद देखें। अगर हम भावनात्मक रूप से हमेशा उसी निराशावादी स्थिति में रहें, तो सोचिए हम क्या आकर्षित करेंगे? तो हम यही आकर्षित करेंगे कि हमारे काम कभी सही नहीं होंगे। आत्मविचार, जो हमने हाल ही में चर्चा किया था, का मतलब है खुद को पीड़ित महसूस करना, यह मानना कि हम अच्छे हैं और दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया है। आप क्या सोचते हैं? इस मानसिकता से हम क्या आकर्षित करेंगे? दरअसल हम यही आकर्षित करेंगे कि लोग हमेशा हमारे साथ बुरा करेंगे और जब भी हम कुछ अच्छा करेंगे, तो उसका जवाब हमें गलत तरीके से मिलेगा। सबसे बुरे हालात जिनमें हम गिर सकते हैं, वे हैं नफ़रत की स्थिति। जब कोई व्यक्ति नफ़रत करता है, तो खुद जीवन ही किसी न किसी तरह से उसे नष्ट करने का काम करता है। और फिर उदासी भी है। उदासी एक गहरे दुहक की स्थिति है, जिसमें कुछ भी हमारे दिल को खुश नहीं कर पाता। अक्सर ये उदासी की स्थितियाँ हमें नशे, शराब की लत, अत्यधिक गहरे अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम तक भी ले जा सकती है। इसीलिए हमें अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। और अगर हम इन भावनाओं में फंसे हुए हैं, तो हम इनसे कैसे बाहर निकलेंगे? इसका उत्तर है इस सूत्र के माध्यम से। अगर मैं अपनी हर गतिविधि को आज जो अभ्यास हम समझा रहे हैं, उसे करते हुए करूं, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मुझे प्रेम में निराशा मिली है, यानी मेरा अपने साथी से ब्रेकअप हो गया है और मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी तो जीनी ही है। तो फिर मैं क्या करूं? सुबह जब मुझे उठना है, तो मुझे उठना है, खुद का निरीक्षण करना है, देखना है कि आज मुझे कौन सा अनुभव जीना है। मान लीजिए मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, मूड देखता हूँ, तर्क संगत टकराव करता हूँ, दुखी हूँ, इस मैं को खत्म कर दो। मेरा मनोदशा कैसी होनी चाहिए? मुझे वही मनोदशा रखनी है, खाने, नाश्ता करने, खुद को पोषित करने और पकाने के लिए। मैं उस सही मनोदशा को उसमें डालता हूँ और उन यादों को एक-एक करके मिटाना शुरू करता हूँ। साथ ही उपयुक्त भावनात्मक स्थिति बनाए रखता हूँ। इससे हमारी चेतना प्रकट होगी, हम नियंत्रण हासिल कर पाएँगे और धीरे-धीरे उदासी या घृणा से बाहर निकल सकेंगे।
अब इस छोटी-सी बातचीत को समाप्त करने और आपके इस विषय से जुड़ी शंकाओं, जिज्ञासाओं की समीक्षा करने से पहले हम व्यक्तिगत घटनाओं के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत घटनाएँ वे परिस्थितियाँ हैं, जिनमें हम में से हर कोई कभी न कभी शामिल होगा, ताकि वह अपने भावनात्मक नियंत्रण के स्तर को प्रदर्शित कर सके। हम यह भावनात्मक नियंत्रण किसे दिखाएँगे? हम इसे खुद को और अपने भीतर के ईश्वर को साबित करने जा रहे हैं। एक चीज़ है जिसे परीक्षाएँ कहा जाता है और ये परीक्षाएँ इस चेतना के जागरण की राह में हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी या इसके विपरीत हमें पीछे भी कर सकती है। और व्यक्तिगत घटनाएँ वही परीक्षाएँ होंगी जिन्हें हम में से हर किसी को जीना पड़ेगा, ताकि वह खुद को यह साबित कर सके कि उसमें सही भावनात्मक नियंत्रण है। व्यावहारिक रूप से 2 प्रकार की परीक्षाएँ होंगी। हमें ऐसी परीक्षाएँ मिलेंगी जिन्हें बदला जा सकता है, यानी अगर हमारा मनोबल सही है तो उन्हें बदला जा सकता है, और हमें ऐसी परीक्षाएँ भी मिलेंगी जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हमें अब स्वीकार्यता की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम इन परीक्षाओं का सामना कैसे करेंगे? तो हम इन परीक्षाओं का सामना कैसे करेंगे? हम इन परीक्षाओं का सामना करेंगे, आज जो हम भावनात्मक नियंत्रण के बारे में शिक्षा साझा कर रहे हैं, उसे अभ्यास में लाकर। एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम क्रोध की स्थिति में पहुँच सकते हैं, अपने साथी के साथ किसी विवाद में पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षण में हमारे साथी का हमारे प्रति नकारात्मक भावनात्मक स्थिति है। वह क्षण एक परीक्षा है। परीक्षा क्या है? जब हम झगड़े में पड़ते हैं, अगर हम आज का अभ्यास लागू करें, तो परीक्षा पार कर सकते हैं। मैं याद दिलाता हूँ वह अभ्यास क्या है। अगर उस समय जब जोड़ा गुस्से में है, कोई खुद को देखता है और ऐसा करते हुए खुद से पूछता है, घटना क्या है? इस संघर्ष को सुलझाना। मेरा मूड क्या है? तो जल्दी ही कोई समझ जाता है, मैं भी गुस्से में हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं अपना नियंत्रण खो रहा हूँ। फिर मैं तार्किक टकराव करता हूँ, नहीं, यह गलत है। मेरा मूड कैसा होना चाहिए? वह शांत, धैर्यवान, सुलह करने वाला होना चाहिए, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो यही वह मूड है जिसे मुझे बनाए रखना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो मैं खुद को देखना शुरू करता हूँ और उस स्थिति को बनाए रखता हूँ, एक भावनात्मक नियंत्रण की स्थिति। वह उसी समय मुझ पर चिल्लाती है, कहती है, मूर्ख, बेवकूफ, कुछ बोलो। उसी पल मैं खुद को देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि कैसे गुस्सा, अहंकार उभरता है, लेकिन उसी क्षण हम अभ्यास लागू करते हैं। माँ, इस अहंकार को खत्म कर दो और नियंत्रण रखते हैं। फिर वह कुछ कहती है जो सच नहीं है और लड़ने, विरोध की इच्छा होती है। वहीं मैं रुकता हूँ और खुद को अंदर से जज करता हूँ। हे भगवान, इस दोष को दूर करो। मैं ध्यान से सुनता हूँ और सुलह करता हूँ। मुझे अभी उसे कुछ ऐसा कहने की इच्छा हो रही है जिससे उसे चोट पहुंचे। तब मैं प्रार्थना करता हूँ, दिव्य माता, मेरे दोष को दूर करो, और आगे बढ़ता हूँ। हम जानेंगे कि मनःस्थिति ही सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। इस मामले में वह मन स्थिति चीजों को शांत करने, समस्याओं को हल करने और सही बातें कहने में मदद कर सकती है, ताकि संबंध ठीक से चल सके और हम उस परीक्षा को पार कर सकें। अगर हम जीवन में आने वाली हर स्थिति के साथ ऐसा ही करें, जैसे कि कोई हमें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने आ जाए और हमारे पास सही मन स्थिति हो, तो हम उस स्थिति को बिना हाथापाई के, बिना किसी बड़ी बात के हल कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को सावधानीपूर्वक देखने की कला सीखें, और इसे इस तरह जीने का मतलब है हमेशा सतर्क रहना, ध्यान देना कि जीवन हमें कौन-कौन सी घटनाएँ या परीक्षाएँ दे रहा है, ताकि हम उन्हें पार कर सकें। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जिस कंपनी में हम काम करते हैं वह बंद हो जाती है और हम बेरोज़गार हो जाते हैं। उस समय अब कुछ किया नहीं जा सकता, ये ऐसी चीज़ है जिसे बदला नहीं जा सकता। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारी जीवन साथी हमसे अलग होने का फैसला करती है, वह किसी और के साथ चली जाती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस अध्याय को बंद करना सीखना होगा। कुछ और भी कठिन, हमारा कोई परिजन चल बसता है, हमारी माँ, कोई भाई या हमारी पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। तो
क्या होता है, ये परीक्षाएँ हैं, ये व्यक्तिगत घटनाएँ हैं, जिन्हें हमें सँभालना सीखना होता है। अगर हम इन संघर्षों को सकारात्मक तरीके से हल नहीं कर पाते, तो हम उसी स्थिति में गिर जाएँगे जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। बहुत ही गलत अवस्थाएँ, निराशावाद, आत्म-मूल्यांकन, उदासी, घृणा और क्रोध और दुर्भाग्यवश हम अपनी ज़िंदगी में बहुत नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तो हमें उन्हें सहन करना सीखना ज़रूरी है। हम यह कैसे करेंगे? जब भी हम ऐसी स्थिति में हों जिसका कोई हल नहीं है और जो शायद दर्दनाक भी हो सकती है, हमें इस चर्चा को याद करना चाहिए और फिर से उस जादुई फ़ॉर्मूले को लागू करना चाहिए। ऐसे समय में मुझे जो भी विभिन्न गतिविधियाँ करनी हैं, उनमें मुझे अपनी चेतना को सक्रिय करना होगा और हर चीज़ में सही और थोड़ा उपयुक्त मनःस्थिति को डालना शुरू करना होगा। अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ, तो धीरे-धीरे वह दर्द कम होने लगता है। कृपया याद रखें कि सब कुछ अस्थायी ही नहीं बल्कि क्षणिक भी है, सच में। दर्द, काम, परिवार, सब कुछ, हर चीज़ हमारे जीवन में बिल्कुल सब कुछ गुज़र जाता है, याद रखिए और जो नकारात्मक भावना हमारे अंदर है, वह दर्द भी अस्थायी है। अगर हम खुद का निरीक्षण करना शुरू करें और नकारात्मक अवस्थाओं को दूर करें, अपनी ज़िंदगी में उत्साह भरें, तो हम जो भी काम करते हैं, उसे सही मनःस्थिति के साथ करते हैं। खाना बनाना, खेलना, दूसरों से बात करना, साझा करना, इस ज्ञान को सिखाना और जब हम इसे सही भावनात्मक स्थिति के साथ करते हैं, तो धीरे-धीरे हमें एहसास होने लगता है कि हम उन बहुत ही गलत अवस्थाओं से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और एक बार जब हमारे पास सही मनःस्थिति आ जाती है, तो हम सकारात्मक चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। अगर उस स्थिति में जिसमें हमें डाला गया था, हमारा साथी किसी और के साथ चला गया, तो मैं माफ़ कर पाता हूँ, दुःख, नफ़रत, उदासी से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे पास भावनात्मक नियंत्रण है, मुझे जल्दी एहसास होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए किसी और बेहतर व्यक्ति को आकर्षित कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं अपनी नौकरी खो देता हूँ और उस दर्द, निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को हटा देता हूँ और जीवन को मुस्कुराकर देखता हूँ और अपनी मनःस्थिति बदल लेता हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा? मैं और बेहतर नौकरी पालूँगा। इसी तरह कदम-कदम पर ज़िंदगी नए मौके दिखाती है। कई बार जो समस्या लगती है, वही आखिरकार अच्छा लाती है। और अगर हम भावनात्मक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो हमें यह आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको एक छोटी-सी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है, बाहरी घटनाएँ कभी भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, जितना कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया का तरीका। सबसे महत्वपूर्ण हमेशा यही होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी भावनात्मक स्थिति। ज़िंदगी में इंसान का सबसे बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार सही मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। इस तरह हम बुद्धिमानी से जी सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी काम हम करें वे सफल हों, क्योंकि हमारी चेतना उन्हें पूरा करेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। याद रखें, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर फ़ॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगली कॉन्फ्रेंस जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसका शीर्षक होगा मनोवैज्ञानिक देश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको शुभ संध्या कहता हूँ। मिलेंगे।